मैं वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पिछड़ा बालक के संबंध में अध्ययन किया था। पिछड़ा बालक कौन होते हैं, उनकी पहचान हम कैसे करते हैं और उनके पिछड़े होने के कारण क्या है। कारणों में भी हम लोग चर्चा किए थे। दो तरह के कारण, पर्यावरण जन्य कारण और व्यक्तित्व से संबंधित कारक। तो दो कारण या दो कारक कहिए, पर्यावरण जन्य संबंधित कारक और व्यक्तित्व से संबंधित कारक। ये दो कारक हैं जिनके कारण बालक पिछड़े होते हैं। ये हम लोग पढ़े थे और उनकी शिक्षा के लिए भी हम लोग चर्चा किए थे कि कैसे शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। तो तीन तरह की बात हम लोग किए थे कि क्लास के भीतर ही पिछड़े बालकों का एक ऐसा वर्ग बनाना और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। दूसरा पढ़े थे कि विद्यालय के भीतर यानी प्रत्येक कक्षा के पिछड़े बालक रहेंगे और उनका एक वर्ग बनाना और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। और तीसरा पढ़े थे कि पिछड़ा बालक के लिए एक अलग से विद्यालय की ही स्थापना करना। इन सारी चर्चाओं को हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। इस कक्षा में हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे जिसे हम नाम देते हैं अपचारी बालक। अपचारी बालक, डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन। अपचारी बालक। डेलिंक्वेंट चाइल्ड। अपचारी बालक कौन होते हैं? अपचारी बालक तो अपचारी बालक वे हैं जो सामाजिक मानदंडों के खिलाफ अपना आचरण करते हैं और ये बालक व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से संवेदनशील नहीं होते। यही इनकी परिभाषा है कि कौन है अपचारी बालक। तो अपचारी बालक वे हैं जो सामाजिक मानदंडों के खिलाफ आचरण करते हैं और व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों ही रूपों में ये संवेदनशील नहीं होते। क्या मतलब इसका? कि जो समाज हमारा मान्यता देता है तो या सामाजिक हमारा मानदंड है, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति एक मानदंड है हमारा जीवन जीने का। तो जो मानदंड है, जो मानक है, उसके विरुद्ध जो बालक चलते हैं, जो बालक विरुद्ध आचरण करते हैं और ये समाज के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, विद्यालय समाज के साथ ये एडजस्ट नहीं कर पाते, हमेशा कुछ न कुछ उत्पात करते रहते हैं। इस तरह के बालक को हम अपचारी बालक अर्थात डेलिंक्वेंट चाइल्ड कहते हैं। ये है अपचारी बालक। तो अपचारी बालक की पहचान हम कैसे करेंगे, इसके लिए तीन दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। तीन दृष्टिकोण से अपचारी बालकों की पहचान हो जाती है। कौन कौन है? तो पहला है मनोरोगजन्य दृष्टिकोण। मनोरोगजन्य दृष्टिकोण
यानी साइकोलॉजिकल व्यू इसको कहते हैं, साइकोलॉजिकल व्यू। और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, जिसे हम सोशल कल्चरल व्यू कहते हैं। और तीसरा है विधिक दृष्टिकोण, जिसे हम लीगल व्यू कहते हैं। नोट कर देते हैं हम। पहचान के लिए 3 तरह के दृष्टिकोण हैं। कौन कौन? तीन तरह के दृष्टिकोण हैं। कौन कौन दृष्टिकोण है? तो पहला हमने बताया मनोरोगजन्य दृष्टिकोण। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। और तीसरा है विधिक दृष्टिकोण। ये 3 दृष्टिकोण से इनकी पहचान होती है। पहला जो है वह है मनोरोगजन्य दृष्टिकोण। मनोरोगजन्य दृष्टिकोण यानी वे मनोरोग से ग्रसित होते हैं। अपचारी बालक मनोरोग से यानी साइकोलॉजिकल डिजीज कहिए, उससे वे ग्रसित होते हैं। तो ये है पहला साइकोलॉजिकल व्यू। इसमें क्या होता है? मनोरोगजन्य दृष्टिकोण में सांवेगिक असंतुलन पाया जाता है। सांवेगिक असंतुलन, जिसका दूसरा नाम हम उपद्रव दे सकते हैं। उपद्रव यानी जो बालक उपद्रवी होते हैं, जो बालक उग्र होते हैं, ऐसे बालक यानी सांवेगिक असंतुलता को व्यक्त करते हैं, वैसे बालक को हम पहचान जाते हैं और वैसे बालक मनोरोगजन्य दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो दृष्टिकोण है वह है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, जिसे हम सोशल कल्चरल व्यूज कहते हैं। यानी ये समाज विरोधी जो आचरण करते हैं, जो बालक समाज के विरोध में आचरण करते हैं, सामाजिक मानदंड के विपरीत आचरण करते हैं, सामाजिक नियम को तोड़ते हैं, ऐसे बालक को हम सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत रखते हैं और वे अपचारी बालक कहलाते हैं। उनकी पहचान हम कर लेते हैं क्योंकि वे सामाजिक मानदंड के खिलाफ जाते हैं। तो ये दूसरा दृष्टिकोण। और तीसरा है विधिक दृष्टिकोण। विधिक दृष्टिकोण यानी जो कानून के उल्लंघन करते पाए जाते हैं, नियम का उल्लंघन करते हुए जो बालक पाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ बालकों में चोरी करने की आदत लग जाती है, कुछ में पॉकेट मारने की आदत पड़ जाती है, कुछ में ये आपके बलात्कार की आदत पड़ जाती है, कुछ में अनियत संभोग की आदत पड़ जाती है। जो समाज के विरुद्ध ये अपना प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं, ऐसे बालक जो हैं वे इस कैटेगरी में यानी विधिक दृष्टिकोण के कैटेगरी में आते हैं और वे अपचारी बालक कहलाते हैं। तो अपचारी बालक की पहचान 3 दृष्टिकोण से। पहला दृष्टिकोण हम लोगों ने जाना मनोरोगजन्य दृष्टिकोण, यानी जिसमें
सांवेगिक असंतुलन की दशा देखी जाती है। दूसरा हम लोगों ने जाना सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, जो सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं का अनादर करते हैं उसको तोड़ते हैं। और तीसरा विधिक दृष्टिकोण, जो नियम और कानून को तोड़ते हैं और जो अनाचार फैलाते हैं, ऐसे बालक को हम पहचान जाते हैं कि ये बालक अपचारिक बालक की श्रेणी में है। इन पूरे परिचर्चा के बाद, डिस्कशन के बाद या लेक्चर के बाद औपचारिक बालकों की कुछ खास विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं? तो पहली विशेषता इनकी है कि औपचारिक बालक विद्यालय के प्रति घोर अरुचि और निराशा व्यक्त करते हैं। विद्यालय के प्रति घोर अरुचि, घोर निराशा ये व्यक्त करते हैं। दूसरा बिंदु है कि ऐसे बालक विद्यालय के कार्यक्रमों, विद्यालय के नियमों, विद्यालय के प्रतिबंधों के विरुद्ध भी ये बालक उपद्रव मचाना या उपद्रव मचाने जैसी व्यवहार करते देखे जाते हैं। तो इसके विरोध भी वे समाज विद्यालय कार्यक्रमों, विद्यालय नीतियों, विद्यालय प्रतिबंधों, इसके विरोध भी ये आचरण करते हुए देखे जाते हैं। इसी प्रकार और तीसरी विशेषता इनकी है कि ऐसे बालक कई विद्यालयों में प्रवेश ले लेते हैं, कई महाविद्यालयों में प्रवेश ले लेते हैं और दो दिन इस विद्यालय में, 2 दिन उस विद्यालय में, 2 दिन उस विद्यालय में जाकर के ये उपद्रव फैलाते रहते हैं। तो इनका ये भी एक विशेषता है कि ये कई विद्यालयों में एक साथ प्रवेश ले लेते हैं। और भी कई विशेषताएं हैं, जैसे क्रीड़ा के मैदान में, खेल के मैदान में ये अपने मजबूती का, अपने इस विरोधी व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं और जिससे खेल के मैदान में भी असंतुलन का भाव पैदा हो जाता है। तो वहाँ भी ये अपने व्यवहार को प्रदर्शित करने लग जाते हैं। इसी प्रकार क्लासरूम में भी ये चिड़चिड़ापन दिखाने लगते हैं। क्लासरूम में भी तनावपूर्ण स्थिति जैसी भावनाएं पैदा कर देते हैं। तो क्लास में चिड़चिड़ापन दिखाना, तनावपूर्ण लाना, ये इनकी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। तो ये खास तरह की कुछ बिंदुओं के माध्यम से इनकी विशेषताओं को उजागर किया जा सकता है। तो हम लोगों ने चर्चा किया कि औपचारिक बालकों को कैसे पहचानेंगे, औपचारिक बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती है, और अब इस बिंदु पर हम आएंगे कि औपचारिक बालक कितने तरह के होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि औपचारिक बालक 2 प्रकार के पाए जाते हैं, 2 प्रकार के ये होते हैं। कौन कौन? तो पहला जो होते हैं वे उग्र, व्यग्र और ऊर्जावान स्वभाव के होते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन ये हमेशा दिखाना चाहते हैं। तो व्यग्र स्वभाव के, तेजस्वी स्वभाव के, उग्र स्वभाव के एक तरह के बालक होते हैं जो इनका प्रथम प्रकार है। और दूसरे तरह के जो बालक, ऐसे बालक जो होते हैं वे शर्मीले होते हैं, संकोची स्वभाव के होते हैं और वे स्वार्थी स्वभाव के होते हैं और दूसरे के प्रति किसी तरह का आदर भाव नहीं रखते, दूसरे बालकों के प्रति या दूसरे लोगों के प्रति किसी तरह का विचार ये व्यक्त नहीं करते। ये शर्मीले, संकोची, इस तरह के प्रतिरोधी, प्रतिशोधी, इस तरह के स्वभाव के होते हैं। तो हमने इनकी 2 कैटेगरी भी बताई कि पहला है कि व्यग्र, उग्र और ओजस्वी होते हैं, ऊर्जावान अपने को दिखाना चाहते हैं, और दूसरा वे होते हैं जो शर्मीले, संकोची,
स्वार्थी होते हैं और दूसरों के प्रति किसी तरह का भाव या विचार नहीं रखते हैं। तो ये इनकी दो कैटेगरी हो गई। अब रही बात कि अपचारी बालक होने के कारण क्या हैं? क्या कारण है कि कुछ हमारे बच्चे अपचारी हो जाते हैं? तो इसके लिए 3 कारक की चर्चा है। 3 फैक्टर्स। कौन कौन है 3 फैक्टर्स? 3 कारक कौन कौन हैं? तो पहला है आनुवंशिक कारक, जिसे हम हेरेडिटरी फैक्टर कहते हैं, क्योंकि माता पिता के जो लक्षण होते हैं उसमें से कुछ लक्षण जो इस तरह के लक्षण हैं वो बालक में आ जाते हैं और आ जाते हैं, जिसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। तो आनुवंशिकता एक मुख्य लक्षण है जिसके आधार पर ये बालक यानी माता पिता के परिवार पूर्वज में इस तरह के लक्षण किसी में रहते हैं, जो लक्षण इन बालकों में आ जाते हैं, जिस कारण ये अपचारी हो जाते हैं। तो पहला है आनुवंशिक कारक, हेरेडिटरी फैक्टर। दूसरा है सामाजिक परिस्थितियां, सोशल सिचुएशन। कुछ ऐसी सामाजिक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिसके कारण भी कुछ बच्चों को अपचारी होना पड़ता है। समाज में इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं, जैसे मान लीजिए लूट खसोट कुछ लोग मचाने लगते हैं, कुछ लोग बिना नियम के काम करने लगते हैं, कुछ लोग समाज में अंधकार फैलाने का काम करते हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे कुछ जो हैं, जो व्यग्र उग्र ओजस्वी स्वभाव के हैं, उन्हें कोई बर्दाश्त नहीं कर पाते और वे इसके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं और विरोध में खड़े होकर और किसी भी एन केन प्रकार अपने शक्ति का प्रदर्शन करने लग जाते हैं, ताकि जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसको बदला जा सके। तो ये दूसरा कारक है जो हम अपचारी बालक के होने में अपना योगदान देती है। तो पहला हम लोगों ने कौन सा कारक बताया? आनुवंशिक कारक, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। दूसरा हम लोगों ने बताया सामाजिक परिस्थितियां, यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसके कारण ये बच्चे अपचारी हो जाते हैं। और तीसरा जो कारक है वह है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक कारक माने इन बच्चों को भी अपने कुछ खर्च होते हैं और उन खर्च के लिए उन खर्चों के लिए घर पूरी व्यवस्था नहीं कर पाता है। परिवार हो सकता है गरीबी के कारण नहीं कर सकता हो, या हो सकता है परिवार उस बच्चों के ऐसे लक्षण करने के कारण नहीं कर पाता हो, लेकिन उनको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, खर्च करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वे इस तरह के शिकार हो जाते हैं। जैसे हमने बताया, चोरी करने की आदत हो जाना, जेब काटने की आदत हो जाना। तो किसी तरह माने कहने का मतलब आर्थिक कारक जो है इसके द्वारा भी ये बालक अपचारी हो जाते हैं, अपचारी होने की परिस्थितियां इनके सामने पैदा हो जाती हैं। तो ये मुख्य कारक है। अब बात आती है कि इनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे किया जाए, अपचारी बालकों को हम कैसे पढ़ावें। अब ये समस्या आती है, तो इसके लिए कुछ बिंदु बताए गए हैं। पहला बिंदु है कि अपचारी बालकों के समाधान के लिए कोई अकेली विधि प्रयुक्त नहीं हो सकती। केवल एक विधि से हम चाहें कि अपचारी बालक को हम शिक्षित कर दें तो यह संभव नहीं हो पाता। इसलिए इनको शिक्षित करने के लिए कई विधियों का सहारा लेना पड़ता है। और दूसरा बिंदु है कि अपचारी बालकों को इनके व्यवहार, इनके कार्यक्रम, इनके क्या कहेंगे आचरण, इसमें हमें बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे इनमें हम अपने कुछ ऐसे
उपदेशों के द्वारा, कुछ ऐसे नीतिगत बातों के द्वारा इनके व्यवहार में, इनके आचरण में हम कुछ तब्दीली लाएं। यह एक दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है कि ऐसे बालक को रिमांड पर हम, यानी प्रशासन दिखाकर, प्रशासनिक रिमांड पर लेकर हम नहीं ठीक कर सकते, बल्कि प्रशासनिक रिमांड की अपेक्षा यह ज़्यादा आवश्यक है कि इनका मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के द्वारा हम इनके व्यवहार में, इनके आचरण में सुधार लाएं। तो इन्हें मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। और भी है, जैसे ऐसे बालकों को ये औपचारिक, जैसे समाज विरोधी आचरण को कम करने के लिए, इस व्यवहार को दूर करने के लिए हमें इनको पॉजिटिव दिशा में, यानी क्या कहेंगे, धनात्मक दिशा की ओर इंगित दे जाने की प्रेरणा, जाने के फायदे दिखाने चाहिए, ताकि ये बालक उसकी तरफ अपना मार्ग बदल सके। ये भी एक कारण है। और ऐसे बालकों को शिक्षित करने के लिए पुरस्कार और दंड दोनों की व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि ऐसे बालकों को शिक्षित करने के लिए पुरस्कार की एक व्यवस्था है कि ऐसा करोगे, ये ऐसा काम, पॉजिटिव धनात्मक दृष्टिकोण जब अपनाओगे तो तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, आगे तुमको ये फायदा मिलेगा। और निषेधात्मक भी, यानी दंड की भी व्यवस्था कि नहीं तो इधर जाने से कठोर दंड मिलेगा, जीवन भर तुम्हें पनिशमेंट भोगना पड़ेगा। इस तरह के भी भाव से इन्हें शिक्षित किया जा सकता है। तो ये है हमारा अपचारी बालक। तो पूरे संक्षेपण के रूप में हम अपचारी बालकों को जान सकते हैं और इनके लिए एक बहुत ही छोटी परिभाषा दी गई है कि अपचारी बालक किसे कहेंगे। तो अपचारी बालक वे हैं जो सामाजिक मानदंडों के विपरीत आचरण करते हैं और व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से समंजनशील नहीं होते, यानी एडजस्ट नहीं कर पाते। ये इनकी परिभाषा है। और इनकी पहचान के लिए हमने 3 दृष्टिकोण बताया। मनोरोगजन्य दृष्टिकोण, जिसमें क्या है, सांवेगिक असंतुलन। संवेग क्या है हमने बताया है, भय, क्रोध, ईर्ष्या, है ना। तो वो सांवेगिक असंतुलन पाया जाता है, यानी ये बालक हमेशा उपद्रव, इसको उपद्रव से हम जोड़ते हैं, यानी उपद्रवी स्वभाव के होते हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, जो हमारे सामाजिक मानदंड है, सांस्कृतिक मानदंड है, इसके खिलाफ भी ये अपनी प्रवृत्ति रखते हैं। और तीसरा है विधिक दृष्टिकोण, जो नियम को तोड़ते हैं, समाज में चोरी करना सीख जाते हैं, डकैती करना सीख जाते हैं, पॉकेट मारना सीख जाते हैं, बलात्कार करना सीख जाते हैं। इस तरह की गंदी हरकतें इनमें आ जाती हैं। तो ये विधिक दृष्टिकोण से भी पहचाने जाते हैं, ये अपचारी बालक है। और हमने विशेषताएं भी बताया कि ये कई विद्यालयों में प्रवेश ले लेते हैं, ये विद्यालय के प्रति घोर अरुचि रखते हैं, ये विद्यालय के कार्यक्रमों, विद्यालय की नीतियों, विद्यालय के कुछ जो परहेज हैं या जो क्या कहेंगे सावधानियां हैं, उसके विरुद्ध भी ये आचरण करते हैं। और खेल के मैदान में भी ये अनीतिगत कार्य, यानी जो क्या कहेंगे खेल के नियम को तोड़ना, इस तरह का तनाशाही दिखाना, इस तरह की प्रवृत्ति करते हैं। वहाँ भी इस तरह के उपद्रव मचाते हैं। तो खेल के मैदान में भी, क्लासरूम में भी हमने बताया कि क्लासरूम में भी ये अपनी उपद्रवी स्वभाव को दर्शाते हैं, चिड़चिड़ापन को दर्शाते हैं। तो ये इनके विशेषताएं के अंतर्गत हैं। और हमने इनके बताया कि ये 2 प्रकार के होते हैं, व्यग्र एवं तेजस्वी स्वभाव के होते हैं, अपनी साहसिकता का परिचय देते हैं, ये पहला प्रकार है।
और दूसरा शर्मीले संकोची स्वभाव के होते हैं, स्वार्थी स्वभाव के होते हैं और दूसरों के प्रति ये आदर का भाव भी नहीं रखते और दूसरों के प्रति किसी तरह का विचार भी व्यक्त नहीं करते, ये दूसरे तरह के बालक। तो और इसके अपचारी होने के कारण क्या है, तो हमने 3 कारण की चर्चा की, 3 फैक्टर्स। पहला क्या बताया हमने, पहला है आपका वंशानुक्रम कारक, इसको हेरेडिटरी कहते हैं। दूसरा हमने बताया सामाजिक परिस्थितियां, सोशल सिचुएशन के द्वारा भी ये अपचारी हो जाते हैं। और तीसरा हमने बताया कि आर्थिक कारक यानी इकोनॉमिक कंडीशन के कारण भी ये बालक अपचारी हो जाते हैं। और लास्ट में हमने इनकी शिक्षा की व्यवस्था पर भी चर्चाएं की कि शिक्षा की व्यवस्था कैसे किया जाए। तो शिक्षा की व्यवस्था के लिए कोई पहला इसमें यह पॉइंट बताया गया कि शिक्षा की व्यवस्था के लिए ऐसे बालकों को कोई एक अकेली विधि काम नहीं कर सकती, इसमें कई विधियों का सहारा लेना पड़ता है। और दूसरा हमने बताया कि ऐसे बालकों को शिक्षित करने के लिए इनके व्यवहार में परिवर्तन, इनके आचरण में परिवर्तन, इनके चाल चलन में परिवर्तन करने के लिए हमें प्रेरणा देनी चाहिए। और तीसरा एक ये भी बिंदु है कि इनके विरुद्ध कोई भी कार्यक्रम लागू करने से पहले उसका व्यष्टि अध्ययन कर लेना चाहिए कि इसका हम कार्यक्रम कोई लागू कर रहे हैं ऐसे बालकों के खिलाफ तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा या उसको हम कैसे लागू करेंगे कि ताकि ये बच्चे कंट्रोल हो, ये पूरे रूप में इसका व्यष्टि अध्ययन कर लेना चाहिए। और अभी ये भी बताया हमने कि इनको प्रशासनिक रिमांड पर लाने की अपेक्षा इनके व्यवहार में परिवर्तन या ये कहिए इनके मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। और इन्हें हमें धनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। और नेक्स्ट हमने बताया कि इनकी शिक्षा के लिए पुरस्कार और दंड दोनों ही प्रभावी होते हैं और दोनों को हमें यथेष्ट रूप में अपनाना चाहिए ताकि इनमें सुधार हो सके। ये तमाम बिंदु है। तो हम लोग पूरे ये जो विशिष्ट बालक के अंतर्गत जो दोनों तरह के बालक, सामान्य से ऊपर और सामान्य से नीचे, सबका लगभग हम लोगों ने अध्ययन किया। सामान्य बालक से जो ऊपर के बालक थे वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते थे और दूसरी श्रेणी के सृजनशील बालक कहलाते थे। लेकिन सामान्य श्रेणी के जो नीचे के बालक थे उसमें हम लोगों ने मंदित मना बालक के बारे में अध्ययन किया, पिछड़ा बालक के बारे में अध्ययन किया, अपचारी बालक के बारे में अध्ययन किया। तो ये सारे विशिष्ट बालक के अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग इस कक्षा को यहीं छोड़ते हैं, फिर हम लोग अगले दिन अगले टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।